नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ना, ये वीडियो मैं बहुत दिन से आपको कह रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा पढ़ा दूंगा। पॉलिटी के कोर्स में भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो की खासियत क्या होगी, देखिए। आजकल जितने भी परीक्षाएं अब होने वाली हैं या हुई हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, उनको मैंने क्या किया, केवल ये बताऊंगा नहीं आपको कि हाँ, पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार से रिलेटेड नहीं। उसको थोड़ा बताऊंगा भी उसके अंदर डिटेल में जो प्रश्न बनते हैं। आजकल ऊपर ऊपर से प्रश्न नहीं आते कि पहला संविधान संशोधन बताओ किससे रिलेटेड है, थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है। तो ये वीडियो बस आप आराम से देखिए, संविधान संशोधन की टेंशन छोड़ दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद इससे बाहर संविधान संशोधन का प्रश्न नहीं बनेगा। और लास्ट में पहले पूरी कथा आपको सुनाऊंगा और लास्ट में प्रसाद आपको लेकर जाना है। तो लास्ट में मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा कर जाने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको वीडियो देखकर या पहले से कितना आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो संविधान संशोधन तो आप समझते हो कि जो हमारा संविधान बना हुआ है ना, उसमें अगर हमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, कुछ ऐड करना है या कुछ बदलना है, संशोधन करना है, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन है, इसके जो संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है। और तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में दी गई है। अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल है 368, 368 में बताया गया है। और जो ये संशोधन की प्रक्रिया है, ये हमने अपने संविधान में कहाँ से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये ली है। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक एक करके, वैसे आपको पता है 106 संविधान के संशोधन हो चुके हैं। तो 106 के 106 तो आपको याद रहेंगे भी नहीं, मतलब इतना ना पूछे जाते हैं। मैंने इसमें वही कवर किए हैं जो आजकल एसएससी, बीपीएससी, रेलवे सब में पूछे गए हैं। उतने मैंने इसमें सारे कवर कर दिए हैं ना। आप स्मार्ट वर्क करिए, 106 के 106 याद रख भी नहीं पाओगे आप। तो पहले देखते हैं पहला संविधान संशोधन। तो पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। संविधान बनने के तुरंत बाद ही हमें लगा कि इसमें कोई सुधार की जरूरत है। ऐसा हमें क्यों लगा? तो देखिए, वैसे इसका टाइटल क्या है कि मतलब इसमें क्या मेन हुआ? तो भूमि सुधार और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वाक स्वतंत्रता, इस पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहले संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौतियों से बचाना और अनुच्छेद 19(1) का अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैंने पॉलिटी में ना, जो पॉलिटी का कोर्स है एप्लीकेशन पर, उस पर पूरा डिटेल में पीसीएस लेवल का, आप ग्रुप डी से लेकर पीसीएस लेवल तक एग्जाम की तैयारी करो। बेसिकली वो फाउंडेशन कोर्स है। आपके एग्जाम में अगर पॉलिटी पूछी जाती है तो उससे बाहर नहीं मिलेगी। 121 का है, मैंने 250 में लॉन्च किया था, लेकिन अभी ऑफर 121 है। ई बुक नोट्स सब उसमें आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर है। तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है, बोलने की जो आपको स्वतंत्रता है, उसमें कुछ इसमें कंट्रोल किया गया था। क्योंकि कुछ भी आप नहीं बोल सकते हो ना। अभी संविधान बना है, आदमी को नहीं पता है कि क्या उसकी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं बोल सकते। उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया था। मेन रूप से तो इसको जाना जाता है भूमि सुधार के लिए। ठीक। तो यह संशोधन क्यों लाया गया था? मैंने इसको देखिए पूरे टॉपिक को ऐसे बनाया है कि क्यों लाया गया है। पहला मैंने मुख्य उद्देश्य आपको बताया, फिर ये क्यों लाया गया, इसमें क्या बदलाव किए गए, पूरा क्रम से आपको बता रहा हूँ। तो यह संशोधन क्यों लाया गया? तो आजादी के तुरंत बाद क्या हुआ? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार। क्योंकि हमारा देश आजाद हो गया था, अब हमारे पास अपनी सरकार थी, लेकिन जो जमीनें थी ना, वो अभी भी कुछ लोगों के पास थी। अब सरकार को मान लो कुछ काम करना है, रेलवे लाइनें बिछानी है, सरकार के पास जमीन नहीं है। सरकार को सरकारी कंपनी कोई खोलनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी खोलनी है, जमीन तो चाहिए, वो भी जमीन सरकार के पास नहीं है। तो सरकार करे क्या? और जो संपत्ति का अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार। और मौलिक अधिकार का मतलब आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। सरकार भी आपसे मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती। तो सरकार को मान लो आपसे जमीन लेनी है और आप मना कर दो, नहीं। मान लो सरकार को कहना है भैया मुझे यहाँ पर इसरो का रॉकेट लॉन्च करने के लिए पूरी जमीन चाहिए, आप कहोगे नहीं मैं यहाँ से नहीं होगा, आप कहीं और से लो। तो आप कहोगे मैं आपको सरकार कहेगी मुआवजा दूंगी, तो ये कहेगा नहीं मेरा फंडामेंटल राइट है, आप मुझसे जमीन ले ही नहीं सकते। तो सरकार कह रही है ये तो हम फंस गए, इनको फंडामेंटल राइट दे दिया, अब ये हर चीज में अपना कह रहे हैं कि नहीं हम तो संपत्ति नहीं देंगे, और संपत्ति सरकार के पास है ही नहीं। सब कुछ लोग हैं जमींदार हैं, उन्हीं के पास है। तो सरकार चाहती थी कि अमीरों से जमीन लेकर गरीबों में बांटी जाए, क्योंकि जो उस समय किसान वगैरह भी थे, उन्होंने भी अपनी जमीनें क्या थी,
साहूकारों को, जमींदारों को दी हुई थी। एक तरह से कुछ पैसे उनको लेकर वो पैसा चुका नहीं पाते थे तो वो ज़मीनें हड़प लेते थे। लेकिन जब बिहार और अन्य राज्यों में ऐसे कानून बने तो जमींदार कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने तर्क दिया कि संविधान हमें संपत्ति का अधिकार देता है, राइट टू प्रॉपर्टी देता है। सरकार हमारी ज़मीन नहीं छीन सकती। कैसे छीन सकती है? जब अदालतों ने जमींदारों के पक्ष में फैसले देने शुरू किए, तब नेहरू सरकार को लगा, मतलब क्योंकि अगर संविधान में जो लिखा है कोर्ट तो उसी हिसाब से चलेगा। जब संविधान में लिखा है राइट टू प्रॉपर्टी, तो अब सरकार के खिलाफ ही जाना पड़ेगा कोर्ट को। तब नेहरू सरकार को लगा कि समाज सुधार के लिए संविधान में बदलाव जरूरी है और यहीं से पहले संविधान संशोधन की शुरुआत होती है। तो यहीं से हमारे जो मैं आपको पूरा सुना रहा हूँ, एक तरह से फिल्म की तरह देखिए, यहीं से हमारी मूवी शुरू होती है। पहला संविधान संशोधन होता है और इसमें क्या बदलाव होते हैं? तो पहले हमारा जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। मतलब कि संविधान बनने के बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो 8 अनुसूचियां पहले थी, अब लेकर आई गई 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची का जन्म हुआ। इस संशोधन का सबसे बड़ी बात थी, सरकार ने एक जादुई डिब्बा बनाया। जादुई डिब्बा क्यों बनाया? उसको कहा 9वीं अनुसूची कहा। नियम यह बना दिया सरकार ने कि किसी कानून को उठाकर, मान लो सरकार अगर कोई कानून बनाती है, अगर वो उसे 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो अदालत, समझ लो, अगर 9वीं अनुसूची में डाल देती है तो अदालत जो है उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, उसका रिव्यू ही नहीं कर सकती। सरकार ने कह दिया कि हम एक जादुई डिब्बा बना देते हैं समझ लो 9वीं अनुसूची को, कि हम कोई भी कानून बना रहे हैं, अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दे रहे हैं तो अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अदालत को अधिकार नहीं होगा। यानी जमीन सुधार के कानून अब कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। लेकिन आपको पता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था उसमें एक फैसले में कि ऐसा नहीं है। जो ये 9वीं अनुसूची है, अगर ये भी संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तब उसमें जो कोर्ट है हस्तक्षेप कर सकती है। मतलब कि अगर आपसे जीने का अधिकार सरकार छीन ले, जो आपका मतलब कि फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार छीन ले, या आपके जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर वो छीन ले और सरकार कहे कि मैंने उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया, तो नहीं, वो नहीं कर सकते। आप संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मान लो सरकार कहे कि आज से ये जो देश है ये लोकतांत्रिक नहीं रहेगा, यहाँ पर तानाशाही चलेगी, संविधान में संशोधन कर दे ऐसा, तानाशाही चलेगी, तो नहीं, ये नहीं कर सकते आप। चाहे उसको 9वीं अनुसूची में डालो, जहां मर्जी डालो, वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। तो मैंने एक तो बताया भूमि सुधार के लिए सरकार ने किया, और दूसरा सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध लगा दिया। जो इसका क्लॉज है, इसमें कहा कि संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी तो दी है, जिसमें हमें आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें यह कहा गया कि ये आज़ादी असीमित नहीं हो सकती। इसमें सरकार ने 3 नए आधार जोड़े जिन पर आपको बोलने की आज़ादी रोकी जा सकती है। कब कब? 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला है पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। यानी कि आप अगर दंगे भड़का देते हो और आप कहो मुझे तो बोलने की आज़ादी है लेकिन इससे आप दंगे भड़का रहे हो, तो नहीं भैया, बोलने की आज़ादी है लेकिन आप पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध खराब ना हो। आप कुछ ऐसी बातें नहीं बोल सकते सरेआम आके, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश है, मतलब जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं, पड़ोसी देश हो या ऐसे देश, कोई भी देश हो जिससे हमारे संबंध अच्छे हैं, और आप आकर उल्टा सीधा उसके बारे में बोलने लगो तो, और माहौल खराब करो फिर, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो, नागरिक बोल रहे हैं, तो देश की भी इमेज खराब होती है, तब भी आप पर ये आपका अधिकार नहीं है। आगे है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि किसी को अपराध के लिए उकसाना। यानी आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो हाँ जाओ चाकू मार दो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, जाओ गोली मार दो, अगर वो व्यक्ति आपके कहने पे गोली मार दे, तो ये भी आप कहोगे मुझे तो बोलने का अधिकार है, मैं कुछ भी बोलूं, तो नहीं, ये सब आपको अधिकार नहीं है। अब देखिए, एक ही क्या कहते हैं, पहले संविधान संशोधन है, पढ़ाने को मैं आपको बस इतने, आपने यूट्यूब पर देखा, पढ़ा देते, भूमि सुधार किया गया है। अब ये जो चीजें हैं तय में आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें 3 आधार जोड़े गए हैं, तो ये जोड़े गए हैं, इससे ज्यादा डेप्थ में एग्जामिनर नहीं जाएगा, इतना ही आपसे पूछेगा। समानता का अधिकार, इसमें क्या है ना, राइट टू इक्वलिटी में भी एक जोड़ा गया, जो 15(4) में यह जोड़ा गया, ताकि राज्य के पिछड़े वर्ग जो है, SC ST OBC, इनकी उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान, आरक्षण बनाने की शक्ति मिल सके। एक समानता के अधिकार में थोड़ा चेंज किया गया। अभी जैसे समानता का अधिकार था तो उस समय था कि किसी से भेदभाव नहीं होगा, सबको सब समान है। तो जनरल वाले कहने लगे कि भैया फिर हमें क्या कहते हैं, सीटें क्यों नहीं मिल रही, इनको आरक्षण क्यों मिल रहा है, इनको प्राथमिकता क्यों मिल रही है? तो फिर इसमें बताया गया कि नहीं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कि किसी को जो समाज का वो तबका जो अभी नीचे पायदान पे है, उसे ऊपर उठाने के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। उसको समानता के अधिकार में आप चुनौती नहीं दे सकते, इसको थोड़ा
चेंज किया गया इसमें। तो पहला संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा आपको। पहले के बाद आपको फिर याद रखना है 7वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? इसमें राज्यों का पुनर्गठन हुआ। जैसे आज आप देखते हो कि हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जब हमारा भारत आजाद हुआ था, संविधान बना था, उस समय ऐसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे। आजादी के समय, ये समय आपको पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल डिटेल में। अगर मुझसे आपने पॉलिटी पढ़ी है एप्लीकेशन पर, तब तो आपके ये टिप्स पे होगा। क्योंकि आजादी के समय भारत के जो राज्य थे ऐसे नहीं थे जैसे आज आप देख रहे हो कि 28 राज्य बना दिए हैं और सबकी बाउंड्री जो आज आप देख रहे हो, ऐसा नहीं था। उस समय जो जितने भी राज्य थे उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। यानी कि पार्ट ए में कुछ राज्य रखे गए थे, कुछ पार्ट बी में, कुछ पार्ट सी में, कुछ पार्ट डी में, ऐसे बांटा हुआ था। और यह सिस्टम आप देखिए जो कितना उलझा हुआ था। और जनता की मांग थी उस समय कि जो राज्य हैं ये भाषाओं के आधार पर बनाए जाए। तो बहुत उस समय आपको पता है कि बहुत इसके लिए आंदोलन हुआ था, अनशन वगैरह हुआ था। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा क्रम वाइज उसमें कि हाँ कैसे कैसे ये आंदोलन हुआ कि भाषा के आधार पर सरकार नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य को बांटा जाए, नहीं तो हर एक राज्य अपने में फिर कहेगा कि हमें भी बांटो, हमें भी बांटो। लेकिन सरकार को आखिर में जाकर मानना पड़ा था। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आखिर में जाकर मानना पड़ा था। इसके लिए सरकार ने एक आयोग बनाया था, एक कमीशन बनाया था कि क्या भाषा के आधार पर, मतलब किस आधार पर राज्यों को बांटा जाए। तो फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, और उन्हीं के आधार पर फिर जो फजल अली आयोग था, इसके आधार पर फिर संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संशोधन से क्या क्या बदला गया, क्या मुख्य बदलाव आए? तो पहला तो राज्यों का नया वर्गीकरण हुआ। अब जो ए बी सी डी कैटेगरी थी, इसका एंड हो गया, खत्म कर दिया गया। जो पुराने ए बी सी डी सिस्टम चल रहा था ना राज्यों को बांटने का, वो खत्म हो गया। अब इसमें केवल दो ही चीजें अपनाई गई, एक कहा गया राज्य और दूसरे को कहा गया केंद्र शासित प्रदेश, जो आज भी है। उस समय जब यह 7वां संविधान संशोधन हुआ, तब राज्यों की संख्या थी 14। आज कितनी है? आज राज्यों की संख्या है 28। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 28 है। हो सकता है आगे चल के बदलाव हो जाए। और यूनियन टेरिटरी कितनी है? उस समय जब ये संविधान का संशोधन हुआ था 7वां, उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो 6 थे। वर्तमान में 8 हैं। ये भी पूछा गया है कि 7वें संविधान संशोधन के समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, क्योंकि पहली बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया ना उस समय, इसलिए इनकी संख्या याद किया। आसान है, आज 28 है, इसका आधा कर दो, 14 और 6 है ये, तो 14 से 20 टोटल बन रहे हैं। 14 और 6 से याद रख लेना, या नहीं तो ऐसे याद ना रहे तो ऐसे याद रखना। संविधान संशोधन कौन सा है? 7वां है, तो 7 का दुगुना कर देना, 7 दूनी 14। तो चलिए बाकी चलें। तो 7वां संविधान संशोधन इसमें पढ़ रहे हैं, और इसमें एक साथ एक और परिवर्तन हुआ कि राज्यपाल का जो पद है उसमें भी परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? कि संविधान में पहले ही व्यवस्था थी ना कि जो हर राज्य होगा उसका अपना एक राज्यपाल होगा, हर राज्य का। लेकिन 7वें संविधान संशोधन में इसे बदला गया। उसमें यह कहा गया कि एक ही जो व्यक्ति है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसे भी आज आप देखते ही हो कि एक राज्यपाल 2 राज्यों का भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता? हो सकता है। लेकिन जब संविधान बना था उसमें यह नहीं कहा गया था। उसमें कहा गया था कि हर राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। बाद में फिर सरकार को लगा कि ये तो एक तरह से राज्यपाल का आप देखते हो कितना ही काम होता है, और कई छोटे-छोटे राज्य हैं और कितने छोटे-छोटे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए अलग-अलग राज्यपाल बनाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए सरकार ने कहा कि हम 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, ज़्यादातर 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होता है, एक ही राज्यपाल बना सकते हैं। तो ये बदलाव किया गया 7वें संविधान संशोधन में। एक तो राज्यों का मेन राज्यों का पुनर्गठन किया था, लेकिन ये भी उसी में किया गया था संशोधन के अंदर ही, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। और साझा उच्च न्यायालय भी खर्च बचाने के लिए उस समय, क्योंकि अभी नया-नया देश आज़ाद हुआ है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हम एक तरह से उस समय तो आपको पता ही है, हमें अपने देश को डेवलप करना है, अभी डेवलपिंग भी नहीं थे। तो खर्च बचाने और प्रशासनिक सुविधा के लिए यह नियम बनाया गया कि संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक-एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। जैसे आज आप देखते हो कि पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़। और इसने एक्टिंग जज और एडिशनल जजेस की नियुक्ति का भी प्रावधान किया था कि कुछ कार्यवाही जज और कुछ एडिशनल जज भी आप नियुक्त कर सकते हो अगर आपके पास जो जज का वैकेंसी खाली है तो 7वां संविधान संशोधन आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे देखिए 10वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये आपको जैसे मैंने एक स्लाइड में इसीलिए बताया कि इसको आपको एक साथ याद रखना है, 10, 12, 13, 14। तो कैसे याद रखोगे? तो देखिए, तो 10वां संविधान संशोधन, पहले ये देखते हैं 10वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो ये देखिए जो 10, 12, 13, 14 हुए ना, ये हुआ भी 10वां 1961 में हुआ,
और उसके बाद आप एक साल में 10वें के बाद 11वां आता है ना, तो एक साल छोड़ दो। उसके बाद देखिए तीनों 1962 में, 12, 13, 14 लगातार 1962 में। तो 10वां हुआ था कब? 1961 में। इसमें हमने दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जो दादरा नगर हवेली है, कुछ जो हमने पुर्तगालियों से, कुछ फ्रेंच से, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हमने जो भी क्या कहते हैं आज़ाद कराया था, उनको फिर हमने पहले केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था उसी समय कि हाँ, इसको अभी हम केंद्र के हवाले कर देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। तो दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके इसे हमने क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे दिया। और 12वें संविधान संशोधन में क्या किया? हमने गोवा, दमन एवं दीव को भी भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया। बाद में जो गोवा है, इसे मैंने राज्य बना दिया। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्रम वाइज आगे चलेंगे ना। अभी इतना याद रखो, दादरा नगर हवेली को 10वें से वैसे भी रिलेट कर रहा है कि नहीं? 10वां है तो दादरा है ना, दादरा, तो डी से 10 होता है, या हिंदी में भी दा से 10 होता है, तो रिलेट कर पाओगे। थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं बारीक सी, जिनसे आप थोड़ा रिलेट कर पाते हो। तो दा से 10, दा से 10वां। तो 10वां जो दादरा नगर हवेली के लिए है। 12वें में क्या है? तो 12वें में है गोवा, दमन एवं दीव। ठीक। और 13वां संविधान संशोधन में क्या है? तो इसमें नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया था। जो नागालैंड है, इसे विशेष प्रावधान कि कुछ इसके इलाकों में हमें, आपको पता है कि परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ प्रावधान हमने दे दिए कि ठीक है, आपके पास जंगल है, आपकी जनजातियां, उनको हम सुरक्षित रखेंगे, उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। संरक्षण प्रदान करके हमने उनको राज्य का दर्जा दे दिया। 14वें संविधान संशोधन में हमने पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया। तो पुदुचेरी को भी हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब इसको थोड़ा मैं आपको और पढ़ा देता हूँ। तो अगर आपको मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैं अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन पर। 99 रुपये में मैंने स्टार्टिंग ऑफर रखा है। बिल्कुल आप कहते हो कि एकदम सब कम प्राइस रखो, तो 99 में पूरा पीसीएस लेवल तक एकदम डिटेल में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं, स्टडी मटेरियल मिलेगा, ई बुक भी आपको मिलेगी कोर्स के एंड में, और पूरा लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको इकोनॉमिक्स अगर कहीं से भी नहीं समझ आई, तो यहाँ इसके बाहर आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। और आप चाहो तो मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हो, वो कोर्स में ऐड हो जाता है। अगर नहीं लेना तो आप अनटिक कर दिया करो, तो 99 ही प्राइस शो होगा। और मैं आपको जैसे बताया, मैंने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल में क्लासेस ले चुका हूँ। और आपके बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं इसके रिगार्डिंग कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पॉलिटी का क्वेश्चन बाहर नहीं बना। तो आप ये भी ले सकते हो। 121 में ही आपको ई बुक भी मिलेगी, क्लास नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ। और ई बुक वगैरह भी एप्लीकेशन पर आप खरीद सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इस पर मैं पीडीएफ वगैरह और सब कुछ अपडेट वगैरह इसी पे मिलते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको 10वां, 12वां, 13वां और 14वां संविधान संशोधन पढ़ाया, वहीं पर यहाँ पर मैंने थोड़े उसके नोट्स बना दिए ताकि आपको याद रहे। देखिए, 10वां संविधान संशोधन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर संघ यानी केंद्र का अधिकार हो, भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसमें बदलाव क्या हुआ? तो दादरा और नगर हवेली, जो कि पहले पुर्तगालियों के अधीन था, ये जो पुर्तगालियों के अधीन था, इसको भारत का केंद्र शासित बना दिया गया। और आर्टिकल 240 और पहली अनुसूची में बदलाव किया गया था। तो यह था 10वां संविधान संशोधन। क्योंकि हम कुछ भी शामिल करते हैं, जैसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पॉलिटी में, कि उसमें फिर हम जो हमारी अनुसूची है सब में बदलाव करना पड़ता है ना। 12वां संविधान संशोधन, इसमें मैंने आपको बताया कि गोवा, दमन और दीव का विलय हुआ। बदलाव क्या हुआ? इन क्षेत्रों को पुर्तगालियों से हमने मुक्त कराया, और इसको भी मुक्त कराने के बाद हमने सीधा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और जो गोवा है, पहले हमने इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया, बाद में हमने 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया। और आज आप देखते हो कि गोवा एक पूर्ण राज्य है, पर पहले जो गोवा था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। 1962 में एक यूटी था, और आज 1987 में ये क्या है? पूर्ण राज्य है। अब है 13वां संविधान संशोधन। 13वें संविधान संशोधन में हमने नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया। नागालैंड को विशेष सुरक्षा, मैंने आपको बताया, वहाँ जनजातियां हैं, पहाड़ हैं, उनको संरक्षण का अधिकार देते हुए हमने अपना 16वां राज्य बनाया। और संविधान में आर्टिकल 371 ने जोड़ दिया। और यह संशोधन हमने, मतलब क्योंकि जिन पर जो नागा था, उन पर नागा जो लोग रहते थे, जब उस समय जो चला रहे थे, क्योंकि नागालैंड हमारे भारतीय सीमा के अंदर उस समय नहीं था, हमने उसको बाद में मिलाया था। तो यह संशोधन केंद्र सरकार और नागा पीपल्स कन्वेंशन के बीच हुए समझौते का परिणाम था। इन्होंने, इनके कारण, मतलब इनके कहने पर इन्होंने कहा कि हमें भी आप मिला लो, तो हमने
और कहा था बस हमारी जो जनजाति है इनको थोड़ा संरक्षण देना, और हमारा जो पहाड़ जो भी हमारी ये सब है इसको नुकसान ना पहुंचने पाए। तो हमने कहा ठीक है, हम एक अपने में आर्टिकल जोड़ देते हैं, आपको एक संरक्षण दे देते हैं और आपको अपने भारत का एक राज्य का दर्जा दे देते हैं। तो 16वां राज्य हमने बना लिया था। फिर आया 14वां संविधान संशोधन। तो 14वें संविधान संशोधन में हमने जो पुडुचेरी है, पांडिचेरी, इसको भारत का एक केंद्र शासित बना दिया। इसे बदलाव क्या हुआ देखिए, फ्रांसीसियों द्वारा सौंपे गए पुडुचेरी को, फ्रांसीसियों का अधिकार था इस पर, उसको कुछ पुर्तगालियों का गोवा और वहां पर था, यहाँ पर फ्रांसीसियों था, हमने भगाया उनको, फिर अपना यूटी बना लिया और पुडुचेरी 1954 में भारत में मिल गया था। मतलब हमने 1954 में इसे भारत में मिला लिया था, लेकिन एक तरह से जो लीगल स्टेटस है वो इसी संशोधन से इसको मिला। जब हमने अपने संविधान में संशोधन कर दिया ना, तो जो लीगल कानूनी जो स्टेटस है, मिला हमने पहले ही लिया था कि भैया अब हमारे अंदर ही हो, लेकिन जो कानूनी स्टेटस है, लीगल स्टेटस है, वो संशोधन करने के बाद ही आया कि हाँ, इस संशोधन से ये हमारे उसमें शामिल हो गया है। तो 14वें के बाद आपको पढ़ना है 18वां संविधान संशोधन। 18वां 1966 में हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें स्टेट शब्द को एक स्पष्ट रूप दिया गया और इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल हुई। वैसे जो ये जाना जाता है 18वां संविधान संशोधन, ये पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका ये टाइटल नहीं है, क्योंकि हमें पंजाब का पुनर्गठन करना था भाषाई आधार पर। और दिक्कत क्या आ रही थी ना, दिक्कत ये आ रही थी कि हमारे संविधान में राज्य शब्द मेंशन था कि जो पार्लियामेंट है वो आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है वो नया राज्य बना सकती है, उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का वहां मेंशन नहीं था कि वो केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है कि नहीं राज्य को। तो उसमें फिर जो बदलाव ये कर दिया गया कि जो राज्य शब्द है ना, उसी में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। मतलब जहां-जहां ये लिखा हुआ है स्टेट, तो हम अगर स्टेट का कुछ कर सकते हैं, तो ये मान के चलो हम यूटी का भी कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर हम स्टेट को बदल सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो ये मान के चलो कि उसके अंदर ही है कि हम यूटी में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। पहले ये लिखा नहीं था, तो मामला कोर्ट में चला जाता है कि भैया यहाँ पर तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि आप तो राज्य में बदल सकते हो, राज्य में बदलाव कर सकते हो, केंद्र शासित प्रदेश का तो मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पर कहा ठीक है, हम करते हैं संशोधन और उसमें लिख देते हैं, ज़्यादा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है कि जहाँ-जहाँ लिखा गया राज्य, राज्य में कुछ बदलाव होगा तो उसमें हम यूनियन टेरिटरी भी शामिल मान रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, यह संशोधन क्यों लाया गया? 1966 में पंजाब पुनर्गठन हो रहा था। कानूनी सवाल उठा कि आर्टिकल 3 तो कहता है कि संसद नया राज्य बना सकती है, पर क्या वह यूटी भी बना सकती है? तो इसी कानूनी उलझन को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया, ताकि भविष्य में यूटी बनाने पर हाई कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके, कि कोई हाई कोर्ट में फिर खड़ा होकर ना बोल सके कि वहां पर तो ऐसा लिखा ही नहीं था। तो 18वां संविधान संशोधन पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया, जिसमें क्या हुआ, तो जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उनके लिए पंजाब दे दिया गया। मतलब कि बाउंड्री बना दी गई कि हाँ, पंजाबी बोलने वाले ये आपकी बाउंड्री है। जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उनका हरियाणा हो गया, हरियाणा बना दिया गया। जो कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में डाल दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया चंडीगढ़ को। पहले एक ही था, ठीक, हिमाचल प्रदेश का कुछ था अलग, लेकिन कुछ पर्वतीय क्षेत्र जो शिमला ऐसे कुछ आते थे इधर ही आते थे, तो उसको उसमें डाल दिया गया हिमाचल प्रदेश में। तो जो पंजाबी भाषाई क्षेत्र था उसे पंजाब कह दिया गया, बना दिया गया। जो हिंदी भाषाई बेसिकली हरियाणवी जो बोलते थे, हरियाणा में शामिल हो गए। पर्वतीय क्षेत्र के कुछ हिमाचल प्रदेश में चले गए, बीच में एक दोनों की राजधानी बना दी गई पंजाब और हरियाणा की, चंडीगढ़। तो अब आगे चलते हैं। तो 18वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें बंटवारे का परिणाम क्या निकला? इस एक्ट के तहत पुराने पंजाब को 4 हिस्सों में बांटा गया। पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों के लिए हरियाणा, और यह भारत का 17वां राज्य बना। पंजाब के पहाड़ी इलाके जैसे शिमला, कांगड़ा को तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केंद्र शासित प्रदेश था हिमाचल प्रदेश, बाद में आपको पता राज्य बना दिया गया, इसे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। और चंडीगढ़, चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और यह पंजाब और हरियाणा दोनों की साझा राजधानी है। मतलब पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो 18वां संविधान संशोधन आपको समझ में आया। अब चलते हैं 21वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये वाला। यहाँ से तो इतने प्रश्न बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसको मैं पूरा आपको एक बढ़िया से चार्ट से समझाता हूँ। देखिए, जो भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान बना था, मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितनी? 14 भाषाओं को। 8वीं किसमें शामिल किसमें किया गया? तो शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में फिर धीरे-धीरे करके कुछ भाषाओं को ऐड किया गया। अभी अगर आज के समय हम देखें तो आज कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, 22।
जब हमारा संविधान बना था तब कितनी थी? तब 14 भाषाएं थीं। तो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन हुआ, 1967 में हुआ। तो अब कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब कितनी भाषाएं होगी? पहले 14 थी, तब 15 हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 1992 में और 3 भाषाएं और शामिल कर ली गईं। कितनी? 3। तो पहले 15 थी, अगर 3 और शामिल कर लोगे तो कुल 18 भाषाएं 8वीं अनुसूची में आ जाएंगी। और ये 3 भाषाएं कौन सी थी? तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। इसको मैंने आपको यहाँ पर देखिए ट्रिक भी बताई, नमक। नमक से आप याद रखना, नमक, नमक। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी, 3 भाषाओं को शामिल किया गया। तो 15 3 18 और अभी मैंने आपको बताया कि 22 आधिकारिक भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो 18 पहले थी, तो 22 बनाने के लिए 4 और जोड़ी गई थी 2003 में। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और इसको आप बोर्ड मास याद कर सकते हो या बदमाश लिख सकते हो, BDMS। बोर्ड मास होता है ना, तो बोर्ड मास आप पढ़ते हो गणित में। तो B से बोडो, D से डोगरी, M से मैथिली और S से संथाली। तो इन 4 भाषाओं को भी शामिल किया गया। तो टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो इसको आप एक तरीके से और देखिए, मूल संविधान में कितनी, और यहाँ से ना हर एक लेवल पे क्वेश्चन बना है कि मूल संविधान में कितनी थी और सिंधी किस ईयर जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई। अगर आप इसको एक कैलकुलेशन में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए 14 15 18 22 21 71 92। अगर 21 में 71 जोड़ दो तो 92 ही आता है। सब कुछ जोड़ जाड़ के 22 भाषाएं बनी है ना। तो 21 और 71 1 1 2 2 7 9 92। तो आपको 21 याद रखना है, फिर 71 आएगा, 21 71 उसके बाद 92 इसको जोड़ के ही आ जाता है। तो पहले 14 भाषाएं थी, यहाँ पर क्या कहते हैं, कितनी भाषा जोड़ी गई? एक, केवल सिंधी भाषा। 21वें में केवल सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 15 हो गई, फिर 3 और भाषाएं जोड़ी गई, 18 हो गई। अब कितनी है? तो अब 22 है। तो 3 और 1 टोटल कितना होता है? इनको जोड़ो भी तो यहाँ पर भी 4 ही आता है। यहाँ पर भी 4 आता है, 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं और इनको जोड़कर भी 92 आता है। 92वां संशोधन हुआ था। बन रहा है ना पूरा। और ट्रिक भी मैंने आपको बताई, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और यहाँ अपना क्या कहते हैं, बोर्ड मास। और नहीं आएगा, BDMS से याद रख लेना, बोडो, डोगरी, मैथाली, मैथिली और संथाली। तो ये 8वीं अनुसूची आपको पूरा समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। बहुत प्रश्न बने, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताया कि हाँ ऐसा ऐसा, और इससे बाहर नहीं बना कुछ भी कि हाँ ये और बताओ, बस इतना ही। अब है 22वां संविधान संशोधन। तो 22वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि असम के भीतर, जैसे पूरा पहले असम था, असम के भीतर एक राज्य मेघालय, मेघालय का गठन किया गया। क्योंकि मेघालय में कुछ जनजातियां रहती थी, वो कह रही थी हमें अलग करो, हम असम में, मतलब उनका अपने अलग डिमांड थी। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम आपको ऑटोनोमस स्टेट यानी स्वायत्त राज्य, अपना जिसका खुद पे अपना अधिकार है वो राज्य, अब आप असम के अंदर नहीं रहोगे, मेघालय बना दिया। तो बदलाव क्या हुआ? तो संसद को यह शक्ति दी गई कि वह कानून बनाकर असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक नया ऑटोनोमस स्टेट बना सके। तो मेघालय में मुख्य रूप से आप देखोगे 3 पहाड़ी इलाके हैं, खासी, जैंतिया और गारो। गारो, खासी, जैंतिया याद रखते हैं हम। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ी हैं और यही 3 मुख्य रूप से जनजातियां वहां पर हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये जनजाति जहां पर रहती हैं जिस पहाड़ी पे, वही उसका नाम भी है, गारो, खासी, जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स यानी पहाड़ी के लोग काफी समय से अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो सरकार ने असम की अखंडता भी बनाए रखनी रखनी थी, नहीं भैया असम को हमने तोड़ना नहीं है। तो उनकी मांग भी मानी, इसलिए असम के अंदर ही एक स्वायत्त राज्य बना दिया गया और संविधान में आर्टिकल 244 ए को जोड़ दिया गया। 244 ए में इनको कुछ संरक्षण दिया गया, क्योंकि ये जनजाति हैं, इनको जनजातीय संरक्षण दिया गया और एक राज्य बनाया गया मेघालय। कौन से? 22वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें हमने सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया। तो सिक्किम को भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करना। तो सिक्किम को हमने भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके। तो संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव किया गया ताकि सिक्किम का नाम राज्यों की सूची में जोड़ा जा सके। एक है 35वां संविधान संशोधन, एक है 36वां। 35वें संविधान संशोधन में क्या था? हमने सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था। जैसे आप देखते हो
जैसे आप क्रिकेट का, अगर आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखते होगे, तो कुछ टीमों को हम एसोसिएट कहते हैं, एसोसिएट टीम्स। ये भी मैच खेलती रहती हैं, लेकिन कुछ टीमें होती हैं जो टेस्ट नेशन होती हैं। जैसे आप 8 या 10 टीमें हैं जो टेस्ट खेलती हैं, मेन हम उन्हीं की रैंकिंग लेकर चलते हैं। एसोसिएट टीम तो ऐसी होती हैं कि हाँ, जब वर्ल्ड कप वगैरह हुआ तो आ जाती हैं, खेलती हैं, लेकिन फिर वो चली जाती हैं, समझ रहे हो? लेकिन उसी प्रकार जो ये राज्य था, पहले हमने इसको पूर्ण राज्य नहीं दिया। हमने कहा ठीक है, आप आओ, हमारे में अभी एक तरह से आपको सह राज्य बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि आपको भारत में जुड़ना है, तब आप पूर्ण राज्य का दर्जा आपको दे दिया जाएगा, आपको भारत में शामिल कर लिया जाएगा। तो उसको, और सिक्किम ने कहा ठीक है, आप हमें शामिल कर लो। तो हमने कहा ठीक है। पहले 35वें में हमने उस समय इनको सह-राज्य बनाया, कि एक मौका दिया कि ऐसा भारत का ऐसा हमारा ऐसी विदेशी नीति होगी, आप एक बार शामिल हो जाओ, देख लो कि हमारी सरकार कैसे क्या काम करेगी, किसी को ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करेगी। अगर आपको अच्छा लगता है, तो हम आपको पूर्ण राज्य बना देते हैं। तो सिक्किम ने कहा बना दो। तो हमने कहा ठीक है, फिर अगला संशोधन किया 36वां। हमने कहा आज से आप हमारा पूर्ण राज्य हो। अब आपका पूरा जो अधिकार है, सेना का ओनर, सब कुछ हमारे अंडर आ गया है। पहले नहीं था हमारा। हमने कहा ठीक है, आप अपना देख लो, अभी हमसे आप पे पूरा वो नहीं है, एक तरह से सह राज्य बनाया गया था। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंदिरा गांधी के समय उन्होंने संविधान में इतने संशोधन कर दिए थे कि एक तरह से उन्होंने अपना संविधान ही बदल दिया था। इसीलिए इसको संविधान का अपना मिनी संविधान, यानी कि लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो क्या बदलाव किया गया था? इसके बदलाव को मैं अगर आपको बताऊँ, तो 4 प्रमुख हिस्सों में हम समझ सकते हैं जो बदलाव हुए थे। अच्छा, कैसे? तो पहला तो प्रस्तावना, जो हमारा प्रिएम्बल है, संविधान की प्रस्तावना है, इसमें एक ही बार बदलाव हुआ है, पहली और आखिरी बार। ये 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में मैंने आपको पॉलिटी के कोर्स में अंतर बताया था। कइयों को लगता है, वैसे तो हम इसको एक ही मान के चलते हैं कि हाँ, धर्मनिरपेक्ष, पर थोड़ा-सा अंतर है। और इंटीग्रिटी, अखंडता, ये 3, एकता और अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। और इसी के साथ 42वें संविधान संशोधन में मैंने आपको कहा कि 4 प्रमुख हिस्सों में समझते हैं। तो पहला तो प्रस्तावना में बदलाव हुआ, दूसरा मौलिक कर्तव्य। संविधान में एक नया भाग शामिल किया गया, पार्ट 4 ए, और नया आर्टिकल शामिल किया गया, आर्टिकल 51 ए। इसके तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो 11 हैं। इस संशोधन में हमने 10 शामिल किए थे। तो सरकार का कहना था कि नागरिकों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, लेकिन अधिकार के साथ-साथ उनका कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए, देश के प्रति उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और संसद और विधानसभा, और आपको ये बताना है कि जो ये हमने फंडामेंटल राइट्स लिए थे ना, ये किस देश से लिए थे, किस देश से हमने प्रेरणा ली थी, किस देश के संविधान से? तो ये कमेंट सेक्शन में, अभी आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताओ। तो संसद और विधानसभा, इसी संशोधन में क्या हुआ कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था ना, ये 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जैसे आप देखते हो कि प्रधानमंत्री का भी जो लोकसभा का भी चुनाव होता है, 5 सालों में होता है। इसमें क्या कर दिया गया था, 6 वर्ष का कर दिया गया था कि आज से 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 6 सालों के लिए। राज्य में मुख्यमंत्री भी कितने सालों के लिए रहेंगे? 6 सालों के लिए। तो राज्यसभा और विधानसभा का कार्यकाल ही बढ़ा दिया गया था। फिर आप कहोगे फिर 5 साल क्यों है? क्योंकि फिर इसके बाद संशोधन फिर से हुआ ना, और इसको दोबारा से वही कर दिया गया। तो और यह प्रावधान किया गया कि जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण 2001 तक स्थिर रहेगा। और न्यायपालिका की शक्ति पर भी जो कोर्ट था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी और जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में एक टसल देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि उनकी शक्तियों पर भी अंकुश लगाया। न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को कम कर दिया कि हाँ, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोर्ट इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक तरह से उनका जो कंट्रोल था वो कम कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। और यह व्यवस्था की गई कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को किसी भी अदालत में आप चुनौती नहीं दे सकते। हमने अगर एक बार संशोधन कर दिया है पार्लियामेंट में, तो अदालत में चुनौती नहीं होगी भैया, अब हो गया तो हो गया। तो यह संशोधन ना आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था, यानी कि इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान लाया गया था। उस समय फिर मनमानी हो रही थी। तो स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ये बदलाव किए गए थे। जो मौलिक कर्तव्य भी आप देख रहे हो, इसी समिति ने सुझाए थे। और सरकार चाहती थी कि वह बिना किसी अदालती रुकावट के सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू कर सके, कोई इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो। उसके बाद क्या हुआ, आपातकाल के बाद सरकार चली जाती है।
इनकी क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार चली जाती है, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार चली जाती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। और मोरारजी देसाई कहते हैं कि जो गलत फैसले लिए हैं मैं उनको वापस ले लूंगा। तो ये लेकर आते हैं 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और इसमें क्या हुआ, इसका मेन पर्पस क्या था? तो इसका मेन पर्पस था, जो इससे पहले 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो भी विवादास्पद बदलाव किए गए थे उसको रद्द करना, और भविष्य में इमरजेंसी का कोई दुरुपयोग ना कर पाए इसको रोकने के लिए कड़े नियम बना दिए गए, ताकि कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कल से इमरजेंसी लगानी है तो लगा दे अपनी मर्जी से ना। उसको थोड़ा कड़ा कर दिया गया कि आपातकाल लगाना इतना आसान ना हो देश में, और जो फालतू फालतू मतलब जो भी थोड़ा विवादास्पद बदलाव किए गए थे, जैसे कि आप देख रहे हो 5 साल का 6 साल कर दिया गया ताकि हम 1 साल और एक्सटेंड हो जाए सरकार का। तो ये सब इसका बदलाव कर दिया गया। जैसे क्या-क्या बदलाव किया गया? तो संपत्ति का अधिकार, सबसे बड़ा बदलाव था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से पूरी तरह से हटा दिया गया। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार बन गया, जिसे आर्टिकल 300 ए में रखा गया, पूरी तरह से। राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो कि लगी थी उस समय, तो शब्दावली में बदलाव किया गया कि सरकार मतलब इसका दुरुपयोग ना कर पाए कि हाँ आपातकाल आप कभी भी नहीं लगा सकते। उस समय क्या था, उस समय लिखा हुआ था संविधान में कि अगर आंतरिक अशांति होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तब सरकार जो है आपातकाल लगा सकती है। और आंतरिक अशांति तो कुछ भी आप नाम दे दो कि देश में आंतरिक अशांति है जी, लोग लड़ रहे हैं, लोग दंगे कर रहे हैं, आंतरिक अशांति हो गई है, तो आपातकाल लगेगा। तो उसमें ये कह दिया गया कि आंतरिक अशांति की जगह होगा सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन होगा। जब सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तब, यानी कि अब ताकि जो सरकार है ये राजनीतिक विरोध को अशांति बताकर इमरजेंसी ना लगा सके। और लिखित सलाह अनिवार्य, अब राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट से लिखित सिफारिश लेगा, तब इमरजेंसी लगा सकता है। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गई, क्योंकि जब भी आपातकाल लगता है तो जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं ना वो आपसे छीन लिए जाते हैं। लेकिन इसमें कहा गया उस समय छीन लिए गए थे, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको जेल में डाल देते थे, जबकि आपको बोलने का अधिकार था, सरकार के खिलाफ तो आप बोल ही सकते हो। तो लेकिन फंडामेंटल राइट उसमें लिखा था आपातकाल के दौरान आप छीन सकते हो, तो सब छीन लिए गए। फिर बाद में इन्होंने कहा कि 44वें संविधान संशोधन में कि यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते हो, आपको उसकी दोष सिद्धि करनी पड़ेगी, हाँ उसने क्या जुर्म किया, ये सब किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल दोगे। आपातकाल के दौरान ऐसा हो रहा था, आप किसी भी पकड़ को जेल में डाल दो। आर्टिकल 21, यानी कि उसको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आप उसको ज़बरदस्ती या तो उसको मार नहीं दोगे क्योंकि जीने का अधिकार खत्म कर दिया होगा ना, कुछ नहीं, सस्पेंड हो जाएगा। इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, भले ही आपने आपातकाल भी लगा दिया हो। और कार्यकाल की बहाली, मतलब कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 6 साल कर दिया गया था, उसे वापस से घटाकर फिर से 5 साल कर दिया गया। और न्यायपालिका की जो शक्ति थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उन शक्तियों को बहाल कर दिया गया। मतलब कि जो मैंने आपको बताया ना, कुछ लिमिट लगा दी गई थी कि आप सरकार के काम में इंटरफेयर ना कर पाओ, कोर्ट इंटरफेयर ना कर पाए। इसको फिर से संविधान संशोधन करके उनको फिर से उनकी जो लिमिट थी बढ़ा वही कर दी गई, पहले ही वाली कर दी गई। मतलब कि ये 42वें संविधान संशोधन को छीन लिया गया। तो 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई के जो नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि वे उन सभी कानूनों को हटा देंगे जिनका उपयोग इमरजेंसी के दौरान दमन के लिए किया गया था। और उनकी फिर सरकार बनी थी, जनता ने सपोर्ट किया था, और इसी वादा को पूरा करने के लिए इन्होंने 44वां संविधान संशोधन ये लेकर आए थे। तो अभी तक की कहानी क्लियर हुई? अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे है 52वां संविधान संशोधन, दल बदल विरोधी कानून। ये तो मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि क्या क्या कंडीशन है, अभी तो बस आप इतना याद रखिएगा क्योंकि संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि 52वें संविधान संशोधन में बदल विरोधी कानून है, जो कि 10वीं अनुसूची इसमें हम शामिल की थी। 52वां संविधान 52nd जब संविधान संशोधन हुआ था, इसमें राजनीति में दल बदल की समस्या को रोकने के लिए, सरकार की स्थिरता के लिए, कि आपने किसी अपने सांसद को चुना, किसी पार्टी पर वो खड़ा था, जीता, और अगले दिन दूसरी पार्टी में चला गया जीतने के बाद, तो उसकी जो सदस्यता है वो छीन ली जाएगी। इसीलिए दल बदल कानून लाया गया कि संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें प्रावधान किया गया यदि कोई सांसद या विधायक चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब आगे है 56 संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ 56वें में? तो गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर
मैंने आपको बताया था कि 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके बाद गोवा को 1987 में 12वां संविधान संशोधन में पढ़ा था ना हमने कि 12वें संविधान संशोधन में कि गोवा को क्या किया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। अब 56वें संविधान संशोधन में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या क्या बदलाव किए गए? तो गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बन गया। दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया और उन्हें एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखा गया। दमन और दीव और गोवा एक ही साथ थे उस समय, यूटी बनाई गई थी, लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया। दमन और दीव को पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए रखा गया। ठीक। और गोवा विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 30 निश्चित कर दी गई। संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद बदले गए? तो संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आई को जोड़ दिया गया और यह अनुच्छेद गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अब आगे है 61वां संविधान संशोधन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो कि युवाओं का मताधिकार का अधिकार देता है। यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में आया और लागू हुआ था 1989 में क्या होता है? तो इसमें जो वोटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि मतलब कि मैंने जितने अभी जब आपको पढ़ाने के बाद जब मैं ये पूरे नोट्स बनाता हूँ ना, तो जो भी अभी एग्जाम हुए होते हैं उनके मैं देखता हूँ कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, कौन से संशोधन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, वही मैं इसमें शामिल करता हूँ। तो मैंने देखा कि 61वां जो संविधान संशोधन है ये बहुत बार पूछा गया है। 61वां संविधान संशोधन किस लिए है? तो पहले जो वोटिंग की आयु होती थी, आपको जो वोट करने की जो उम्र होती थी, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आज आपको पता है कि अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो, तो आप अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हो, भारत के हो तो ना, वोटर कार्ड बनवा सकते हो और आप वोट कर सकते हो। लेकिन पहले ये जो उम्र की सीमा थी, ये 21 वर्ष हुआ करती थी। तो मतदान करने की न्यूनतम आयु को कम किया गया था 61 में, अब कितना है, घटाकर 18 कर दिया गया। तो 61वां संविधान संशोधन आपको समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, एक ही साथ याद रखो। 73वें में क्या किया गया था? पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 74वें संविधान संशोधन में क्या है? इनकी वीडियो मैंने एप्लीकेशन पर तो चलो डिटेल में पढ़ाया ही हुआ है मैंने इसके बारे में, और नगर पालिका और पंचायती इसका पंचायत के बारे में यूट्यूब पर भी मैंने इनकी वीडियो डाली हुई है। यूट्यूब पर भी, मतलब पहले बनाई हुई थी, पहले की वीडियो है, लेकिन बदलाव तो कुछ हुआ नहीं है, तो वो आप देख सकते हो। 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसमें पंचायती राज, इसमें नगर पालिका। पंचायती राज 11वीं अनुसूची, नगर पालिका 12वीं अनुसूची। अब है 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ? तो इसमें शिक्षा का अधिकार क्या बदलाव किया गया? तो आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार था, ये उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि आपको 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनका पढ़ने का जो अधिकार है, अब वो उनका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो आप उनसे नहीं छीन सकते। और 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसमें शामिल किया गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और अभी वर्तमान में 11 हैं। वही जो 11वां था वो 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य क्या था? मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया कि जो माता पिता या अभिभावक हैं, ये जिम्मेदारी डाली गई कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। मतलब मौलिक कर्तव्य में ये शामिल कर दिया गया कि माता पिता का अधिकार होगा कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी ड्यूटी होगी कि बच्चों को पढ़ाएं। और उधर मौलिक अधिकार में भी शामिल कर दिया गया कि भैया उनका फंडामेंटल राइट भी है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम थोड़ा सा बनाया कि मूल संविधान में कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थे? 0। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, कितने शामिल किए गए? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, तो एक और शामिल कर लिया गया, जो अभी किया गया। तो अब टोटल वर्तमान में कितने हैं? तो टोटल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब आगे है 91 संविधान संशोधन। तो इसमें क्या हुआ? इसमें बदलाव किया गया मंत्रिपरिषद के आकार में। तो केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, पहले क्या होता था कि गठबंधन की सरकार बनती थी, सरकार और हर आदमी चाहता था कि हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, हमें मंत्री बनाओ, तो लालच में सबको बना दिया जाता था कि चलो ठीक है, और इससे हमारे बजट पर बोझ बनता था। अब उनको तनख्वाह देनी है, उनको समझ लो सिक्योरिटी हर चीज़ देना है, तो क्या किया, और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत हो जाता था, फिर डिसीजन लेने में टाइम लगता था। तो इसमें यह कहा गया कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, कुल सदस्य संख्या है, उसका मैक्सिमम 15% ही आप मंत्री बना सकते हो, और इसमें प्रधानमंत्री को भी काउंट किया जाएगा, उनको शामिल करके 15% से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। और ऐसे ही राज्य की विधानसभाओं में भी
कुल विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% ही मंत्री बना सकते हो, मुख्यमंत्री सहित। अपवाद यह था कि जो छोटे राज्य हैं उनके लिए प्रावधान किया गया था, वहां मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए, छोटे राज्यों के लिए। अब आगे है, अब देखिए, अब 100 से लेकर, जैसे अभी 106 तक हो चुके हैं, लगातार हम पढ़ते हैं 100, 101, 102, 103, 4, 5, 6, ये मैं आपको लगातार पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि जो ये सब रिसेंट में हुए हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, इसका उद्देश्य था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता। क्या हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मान लो ये अपना इंडिया है और ये अपना क्या कहते हैं, अपना तो अब नहीं रहा, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक। तो भारत के कुछ लोग थे ना, उनकी जो ज़मीनें थीं, वो बांग्लादेश में थीं, और बांग्लादेश के कुछ लोग थे, उनकी ज़मीनें इंडिया में थी। ज़मीनें क्या, वो रहते भी इंडिया में थे। मतलब बांग्लादेशी इंडिया में रहते थे और इंडियन जो है वो बंगाल में रहते थे, बांग्लादेश में रहते थे। वहीं पर खेती करते थे, रहते थे, लेकिन उनके पास जो नागरिकता का प्रमाण था, वो इंडिया का था। वो कहते थे कि हम हैं भारतीय, और यहाँ वाले जो भारत में रह रहे हैं, वो बंगाली, वो कहते हैं हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन भारत में रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता था। तो सरकार ने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि जो बांग्लादेश में हैं, उनको बांग्लादेश की नागरिकता दे देते हैं। जो भारत में रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता देते हैं। झंझट ही खत्म कर दो। उसमें से कुछ लोग का कहना था कि नहीं, हम तो बांग्लादेशी ही कहलाना चाहते हैं। तो सरकार ने कहा आपके पास चॉइस है। अगर आप बांग्लादेशी की नागरिकता चाहते हो, तो आप बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में चले जाओ, और जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं मैं भारतीय बनना चाहते हैं, वो भारत में आ जाएँ। मतलब कि उन्हीं में से हर एक को नहीं, उस समय 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव थे। हर एक को नहीं ये ऑफ़र दे दिया गया कि जितने बांग्लादेशी सब आ जाएँ। उस समय जो चिन्हित किए गए थे सरकार के द्वारा कि हाँ, ये वाले जो हैं, इनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, इनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, इनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, भले ये बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन्हीं को केवल। तो उस समय इनकी संख्या थी, देखिए, भारत ने अपनी सीमा के भीतर 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव को प्राप्त किया था। लेकिन इसमें थोड़ा हमारा नुकसान नुकसान क्या, सरकार ने एक तरह से बहुत दिनों से ये झंझट चला आ रहा था, सुलझाया था, क्योंकि सरकार की ज़मीन थोड़ी ज़्यादा जा रही थी। 111 जो भारतीय एन्क्लेव हैं, ये बांग्लादेशियों को सौंपे गए थे, और 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव भारत में उस समय शामिल हुए थे। और इनको फिर हमने, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हमने अपनी पसंद की नागरिकता, भारत या बांग्लादेश चुनने का अधिकार दिया था कि आप चाहे भारत की नागरिकता ले सकते हो, या आप चाहो तो फिर क्या कहते हैं, अ, न न बांग्लादेश की नागरिकता ले सकते हो। सीमा का निर्धारण, क्योंकि जो था हमने उसी हिसाब से अपनी सीमा बना ली था, चाहे आपने भारत यहाँ अंदर आ जाओ, उधर कर चले जाओ, उस हिसाब से। हमारा इसमें नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि 111 भारतीय एन्क्लेव बांग्लादेश को सौंपे गए थे। तो सीमा को ज़्यादा सीधा और स्पष्ट बनाया गया, ताकि जो घुसपैठ है और तस्करी है, इसको रोका जा सके। तो संविधान के कौन-कौन से अनुच्छेद बदले गए थे? तो इस संशोधन में मुख्य रूप से संविधान की पहली अनुसूची को बदला गया था, और इसमें 4 राज्य की सीमाओं में बदलाव हुआ था। असम, बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, इन सब बॉर्डर पे ही हैं, इनमें बदलाव हुआ था, बांग्लादेश के सब बॉर्डर पे ही हैं। तो यह संशोधन लाया क्यों गया था? तो यह विवाद 1947 के विभाजन के समय से ही चला आ रहा था। भारत के नक्शे के भीतर कुछ जो टुकड़े थे, ये बांग्लादेश के थे, और बांग्लादेश के भीतर भारत के। इसे पेंसिल बाउंड्री की समस्या कहा जाता था। पेंसिल बाउंड्री समझो कि हाँ, बैठे नक्शे पे अंग्रेजों ने यही तो किया था, पेंसिल से बाउंड्री बनाकर चले गए थे, या आज से ये पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये भारत है, ऐसे ही उन्होंने बनाया था रैंडमली। कुछ सोच समझ के उन्होंने नहीं बनाया था, इसीलिए इसे पेंसिल बाउंड्री की समस्या कहा जाता था। 1974 में इंदिरा गांधी और जो मुजीबुर रहमान थे, इनके बीच में समझौता हुआ था। चलो हम इस हिसाब से मानेंगे इनको, ये कि ये भारतीय हैं, ये बांग्लादेशी हैं, जिसे 2011 के प्रोटोकॉल के बाद फाइनल रूप दिया गया था। और एक ऐतिहासिक अड़चन को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने 100वां संविधान संशोधन लेकर आए थे, जिसमें फिर तो 11 किलो मैंने आपको बताया उधर चले गए, 51 इधर रह गए। ये था 100वां संविधान संशोधन। अब है 101। तो 101, 100 को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 50-50 भारत और बांग्लादेश के बीच में हो गया कि हाँ भाई, आप ले लो, हम ले लें, मतलब ऐसे बात समझने के लिए। और 101 है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी लेकर आएगी, तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो जैसे होता है ना कि 100 रुपए नहीं होते, एक शगुन का भी डाल दो। सरकार इसी प्रकार से हमसे टैक्स लेती है कि एक शगुन का भी डालो, इसमें ये भी बढ़ाओ। तो 101 वाला जो है, ये जीएसटी है। भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। अभी मैंने जो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बताया कि जीएसटी किस प्रकार से लगती है, कहाँ सामान बने, कितना बने, तो कहाँ जीएसटी लगेगी, कितना लगेगी, और किन-किन चीज़ों पर लगती है, कौन-कौन से उसमें डाला गया है। क्योंकि अभी इसमें हाल ही में काफ़ी अपडेट हुआ था। मैंने पूरा अपडेट पढ़ाया वहाँ पर आपको। तो जीएसटी में जो है, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना, इसका लक्ष्य क्या था? पूरे देश में अप्रत्यक्ष करों
कि एक ही व्यवस्था बनाना था। क्या बदलाव किया गया? तो टैक्सों का विलय, पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। सरकार ने कहा कि इनको हम मर्ज करके एक ही नाम दे देते हैं जीएसटी। केंद्र और राज्यों के जो दर्जनों अप्रत्यक्ष कर थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इसको खत्म करके एक सिंगल जीएसटी बनाया गया। और जो जीएसटी का मॉडल था, हमने डुअल जीएसटी मॉडल अपनाया, यानी केंद्र को भी पैसा मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा। भारत ने कनाडा वाला मॉडल अपनाया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स लगाने की शक्ति दी गई। और जीएसटी काउंसिल जो होती है, उसी को पूरा अधिकार होता है टैक्स की दरें डिसाइड करने का, कितना जीएसटी लगेगा, कौन चीज जीएसटी से बाहर रहेगी। तो यह जीएसटी 102 जो संविधान संशोधन हुआ 2018 में, इसका क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा आयोग, इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो क्या बदलाव किया गया था? एनसीबीसी को, जो पहले एक संवैधानिक निकाय था, अब इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जैसे एससी और एसटी आयोग है ना राष्ट्रीय, उसी प्रकार बैकवर्ड कास्ट वाले को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब इस आयोग के पास पिछड़े वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए शिकायतों की जांच करने और उनका मामला सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां इसके पास आ गई थी। तो यह संशोधन क्यों लाया गया था? क्योंकि 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जो इंदिरा साहनी वाला फैसला था, उसके बाद एनसीबीसी अपनाया गया था। लेकिन यह केवल एक कानूनी संस्था उस समय थी, इनके पास कोई ज्यादा शक्तियां, पावर नहीं थी। तो यह इन्हें संवैधानिक सुरक्षा नहीं प्राप्त थी, तो जैसे कि एससी और एसटी आयोगों को थी। तो पिछड़े वर्गों की एक लंबे समय से मांग थी कि उन्हें भी संवैधानिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर उसके लिए ये संविधान में संशोधन किया गया। इसके बाद है 103 संविधान संशोधन 103वां। इसमें क्या हुआ आपको पता ही है कि अब सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, ईडब्ल्यूएस शॉर्ट में कहते हैं, उनके लिए सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण प्रदान किया है। यहाँ से बस यही बनता ही है कि 103 वाले में क्या है, तो वही है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिजर्वेशन। 104वें संविधान संशोधन में क्या है? तो पहले पढ़ते हैं इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसमें लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है ना, इसमें जो एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है, वो अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जब हमारा संविधान बना था ना, उसमें जो लोकसभा में और जो राज्य की विधानसभा, मतलब जो लोग जिताकर जिनको भेजेंगे, उसमें कहा गया था कि इतनी जो सीटें हैं, इतने तो एससी और एसटी के लिए रिजर्व होनी ही चाहिए। और सर उस समय ये भी कहा गया था, और इसका हर 10 साल में निरीक्षण किया जाएगा कि हाँ, आपको बढ़ाना है या खत्म करना है। अगर बढ़ाना है तो फिर उसको फिर एक आप अमेंडमेंट करके आगे 10 सालों के लिए बढ़ा दोगे, नहीं तो आप कहोगे कि भैया बस, अगर आप नहीं कुछ करोगे इसका मतलब खत्म हो गया आरक्षण। आरक्षण का मतलब ये शिक्षा वाला आरक्षण नहीं, वो जो सीटों का, मतलब कि जो सांसद बन रहे हैं उस कम्युनिटी से आते हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व हो रहे हैं, उस वो वाला आरक्षण। और संसद और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी आरक्षित सीटें थी। इनका प्रावधान देखिए, ये दोनों एक चीज़ एक साथ ही चलती थी। एससी और एसटी वाला जो अपना, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, और एंग्लो इंडियन वाला। तो एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन वाला मामला समाप्त कर दिया गया, उसे नहीं बढ़ाया गया, केवल एससी और एसटी वाला बढ़ाया गया। तो क्या बदलाव किया गया? एससी एसटी जो आरक्षण था उसका विस्तार कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए जो आरक्षण था, ये 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था। सरकार ने फिर इसे आगे 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। अब अगली बार जो फैसला होगा 2030 में होगा, 2030 तक अब आरक्षण रहेगा। तो आरक्षण कौन सा? ये वाला, राज्य की विधानसभा लोकसभा में जो जो बैठते हैं मेंबर, उनके लिए। और जो एंग्लो इंडियन वाला कोटा था, ये खत्म कर दिया गया। अब तक राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, और जो राज्यपाल हैं या विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य को नॉमिनेट कर सकते थे। लेकिन इस संशोधन ने इस प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब एंग्लो इंडियन का जो कोटा है वो आगे नहीं बढ़ाया गया। यह है 104। आपको सब समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो कैसे आपको क्लास लग रही है, कमेंट कर दिया करो। आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट में बताया करो, कमेंट में बता दो कि अच्छी लग रही है कि नहीं। तो आगे चलते हैं 105, 105वां संविधान संशोधन। क्योंकि अगर आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो, वो वही देखेगा जिसको समझ में आ रहा है। तो 105वें संविधान संशोधन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाने और उसे बनाए रखने की शक्ति को फिर से बहाल करना। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, बीच में क्या हो गया था ना कि केंद्र जो क्या कहते हैं, अपना केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको सारा अधिकार हो गया था किसका? ओबीसी सूची बनाने का, अदर बैकवर्ड कास्ट का।
बाद में इसमें कहा गया कि नहीं, राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया है कि राज्य मतलब अपने राज्य में से भी चुन सकते हैं कि कौन से जो व्यक्ति हैं वो बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपनी खुद की ओबीसी सूची बनाने और उसे बनाए रखने की शक्ति को फिर से बहाल किया गया। अब क्या बदलाव किया गया, आप देखते हो कि जब अब राज्य की मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी अगर गवर्नमेंट का एग्जाम फिल करते हो, मतलब कि मान लो आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो, यूपी में रहते हो और आप बैकवर्ड कास्ट में आते हो, एससी एसटी को छोड़ दीजिए, बैकवर्ड कास्ट में आते हो, तो आपको राज्य वाला जो बैकवर्ड कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो लगेगा। लेकिन अगर आप केंद्र की कोई जॉब होती है, जैसे रेलवे की निकली है, केंद्र की जॉब में अप्लाई करते हो, उसके लिए फॉर्म फिल करते हो, तो आपको राज्य वाला जो सर्टिफिकेट है ये मान्य नहीं होगा। आपको केंद्र वाला जो होगा ओबीसी का, वो मान्य होगा। केंद्र से जो बनाया होगा आपने, वो उसको मान्य किया जाता है। राज्य वाला मान्य नहीं होता। अगर वो राज्य सरकार का है तो वो केंद्र में मान्य नहीं होगा। उसको आपको केंद्र सरकार वाला बनाना होता है। आपने देखा ही होगा, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो ओबीसी के लिए जो केंद्र से बना होता है वो मान्य होता है। और अगर अगर राज्य वाला है तो उसको आप राज्य में चला सकते हो, लेकिन केंद्र वाले में राज्य वाला नहीं चला सकते। तो क्या बदलाव किया गया? राज्य की शक्ति की बहाली। यह स्पष्ट किया गया कि 102वें संशोधन का मतलब राज्यों की शक्ति छीनना नहीं था जो उसमें हुआ था। अब राज्य सरकारें फिर से यह तय कर सकती हैं कि उनके राज्य में कौन सी जाति पिछड़ी मानी जाएगी। सेंट्रल वर्सेस स्टेट लिस्ट। अब भारत में दो अलग अलग ओबीसी सूचियां हो सकती हैं। केंद्र सरकार के लिए केंद्र जो नौकरियां हैं या जो केंद्र संस्थान है वहां, और राज्य सरकार के लिए जो राज्य की नौकरियां राज्य के जो संस्थान है। और वैसे भी जब आप बनाते हो तो पहले आपका बैकवर्ड कास्ट का बनता है राज्य वाला, उसके बाद आपका बनता है ओबीसी वाला, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो आपका केंद्र में चलता है। यस। और हाँ, राज्य वाला जो बैकवर्ड कास्ट का होता है वो केंद्र में नहीं काम आता, केंद्र की नौकरियों में। ठीक। यह संशोधन क्यों लाया गया? मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, मराठा आरक्षण मामले में फैसला सुनाते हुए। कौन सा? मराठा लोग अपना आरक्षण मांग रहे थे उस समय। तो उस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद अब केवल केंद्र सरकार ही ओबीसी लिस्ट जारी कर सकती है। तो बहुत हड़कंप मच गया था कि राज्य की शक्तियां छीन ली गई हैं। राज्यों में हड़कंप मच गया कि उनकी शक्तियां छीन ली गई। इसीलिए बाद में फिर ये संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है, आप राज्य जो है वो भी ओबीसी लिस्ट जारी कर सकते हैं। अब आगे 106वां संविधान संशोधन। तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोकसभा, राज्य विधानसभा और जो दिल्ली की विधानसभा है, इसमें महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी। लोकसभा की जो भी सीटें होंगी उसमें 33%, 33%, 1/3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। लोकसभा, राज्य की विधानसभा, इसमें मतलब। तो क्या बदलाव किया गया? महिला आरक्षण। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एससी एसटी सब रिजर्वेशन। एससी और एसटी के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों में 33% सीटें उसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एससी और एसटी में पहले से ये है कि उसी श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और यह आरक्षण शुरुआती तौर पर 15 वर्षों के लिए होगा। उसके बाद जैसे आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, जिसे बाद में संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है। और जो आरक्षित सीटें होंगी, ये हर परिसीमन के बाद बदल सकती हैं। परिसीमन होता है ना, आपको पता है कि उसमें बाउंड्री पर देखते हैं कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, अब कितनी सीमा पे कितने सांसद होने चाहिए, और ये अभी तक परिसीमन हुआ नहीं है। इसीलिए ये जो अभी ये लागू नहीं हुआ है, यह विधेयक 10, अब क्योंकि अभी जनगणना भी नहीं है, 10 वर्ष जनगणना और सीटों के परिसीमन के पूरा होने के बाद ही लागू किया जाएगा। अभी लागू नहीं हुआ है, पर हाँ पास हो गया है। ये मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे पढ़ाए। कथा पूरी हो गई समाप्त। अब है आपका प्रसाद लेने की बारी। तो चलिए अब लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। तो तभी आपको कथा का फल मिलेगा। तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहला जो संविधान संशोधन था ये अपना हुआ था 1951 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा ना। 1951 में वही जो क्या कहते हैं अपना भूमि सुधार वाला मामला। अब अगला प्रश्न है कि किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई अपडेट वगैरह होती है ना मैं उसी पे डालता हूँ। आपको कई बार कहते हैं सर पता नहीं चला, तो मैं टेलीग्राम पर ही अपडेट डालता हूँ। इसका जो लिंक है, अभी जनवरी का जो करंट अफेयर वो भी मैंने इसी पे डाल दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या अपना अभी जो वीडियो देख रहे हो इसी के कमेंट में जाओ, मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ पर लिंक होगा। नहीं तो स्टडी वाइस ऑफिशियल है, कुछ फेक चैनल बने हुए हैं, 1,50,000 या 60,000 से ऊपर ही जिस पर होंगे वही वाला आप कर लेना, ज्वाइन कर लेना। 1,65,000 होंगे, 1,65,000 से ऊपर ही होगा, उसी को ज्वाइन करना क्योंकि फेक बहुत आते हैं टेलीग्राम। तो लघु संविधान आपको समझ में आया कौन सा है? 42वां। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो ये कौन सा संशोधन हुआ था?
ये अपना हुआ था वही 42वां वाला ही हुआ, ऑप्शन ए। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, इस संविधान के संशोधन के तहत की गई थी। तो ये कर दी गई थी अपना 61वां संविधान संशोधन के तहत ये आयु सीमा कम की गई थी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? ये हुआ था बाद में जब मोरारजी देसाई आए थे, पूरी तरह से हटा दिया था। 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो जीएसटी क्यों लागू किया था? अपना 1 रुपये का शगुन है ना, 101, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा था ये तो अपना मिला था 36वां, 35वें में तो सह राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य बना था 36वें में। अब आगे है कि 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? लेटेस्ट वाला ही है, ये अपना संबंधित है वो महिला वाला ना। हाँ, ये रहा महिला आरक्षण, ऑप्शन सी। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 73वां है ये है पंचायती राज से, 74वां जो है वो नगर पालिका से है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा को किस संविधान के संशोधन 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, देखिए 21, 71, 92, पहले सिंधी को जोड़ा गया था, ऑप्शन ए। 21 में इसको जोड़ा गया था। अब आगे है फिर नमक आया, फिर बोर्ड मास आया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है ना। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य है ये भी वही 42वें में जब संविधान का पूरा लगभग चेंज ही किया, तो ऑप्शन बी। मंत्रिपरिषद का आकार 15% तक लिमिट कर दिया गया, ये किस संशोधन के तहत हुआ? तो ये हुआ था अपना 91 के तहत ये हुआ था कि मंत्रिपरिषद की संख्या लिमिट कर दी गई थी। अब आगे है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संशोधन में दिया गया? तो ईडब्ल्यूएस को दिया गया है 103वें में। एंग्लो इंडियन कोटा कब समाप्त कर दिया गया संशोधन के द्वारा? ये अपना किया गया 104 में। तो 4 बोडो डोगरी मैथाली और मैथाली को बार बार आ जाता है दिमाग में, मैथिली और संथाली, ये किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? 21, 71 जोड़ दिया तो 92, यहाँ तो नमक था, ये 92 वाला है, यहाँ पर बोर्ड मास आएगा, तो इसका सही जवाब होगा 92। कहाँ है? ये रहा। एक टिक क्यों नहीं लग रहा? हाँ, ऑप्शन बी। टोटल कितनी भाषाएं हो गई फिर? अभी 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14। एक यहाँ जोड़ेगी, एक 15 हो गई, 3 यहाँ जोड़ेगी 18 हो गई, 4 यहाँ जोड़ेगी 22 हो गई। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया? जो लोकसभा का कार्यकाल था ये बढ़ा दिया गया था 42वें में, फिर 44वें में खत्म हो गया था, ऑप्शन ए। अब आगे है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं कि जो ये संविधान संशोधन था इसके अंदर प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए थे? तो नहीं जोड़े गए थे। कहाँ जोड़े गए थे? देखिए, लोकतांत्रिक शब्द थोड़ा जोड़ा गया था, यहीं से तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जोड़ा गया था, एकता अखंडता, लेकिन ये तो नहीं, अखंडता शब्द जोड़ा गया था ना, लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, ये गलत है। इसने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया था, तो बिल्कुल ये सही है कि मंत्रिपरिषद के बिना मनमर्जी के राष्ट्रपति तो कुछ करेगा ही नहीं। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये भी सही है, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। तो पूछा क्या गया कि कौन सा सही है ना, तो इसमें ये वाला ऑप्शन बी, 2 और 3 ये दोनों सही हैं। और आगे चलें अब। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संविधान ने भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो जो 73वां संविधान संशोधन था इसके तहत भाग 9 और 11वीं अनुसूची जुड़ी थी, सही है ये। इसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य किया था। नहीं, 50% बहुत नहीं, यहाँ पर नहीं किया गया था, गलत है, अनिवार्य नहीं है, मतलब गलत है। तो सही पूछा है ना, तो केवल एक है, ऑप्शन ए। आगे चलें, अब 18वां भी हो गया अपना। स्थानीय स्वशासन 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अच्छा, मिलान वाला है क्या ये? तो 73वां संविधान संशोधन क्या भाग 9 और 11वीं अनुसूची 29 विषय हैं, और यहाँ लिखा हुआ 74वां संविधान संशोधन भाग 9 ए और 12वीं अनुसूची 18 विषय हैं। तीसरे में क्या गया है? दोनों संशोधन ने महिलाओं के लिए कम से कम आधे यानी कि 50% पदों का आरक्षण किया हुआ है। तो नहीं,
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये वाला तो सही लग रहा है। 73वें में आपको पता है 11वीं अनुसूची है, 74वां ये भी अच्छा, इसका ये संशोधन में ये कहा गया, हाँ, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। लेकिन ये दोनों संशोधन में ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, 11वां और 12वां हुआ था, अनुसूची शामिल हुई थी। तो सही कौन-सा होगा फिर इसमें? ये वाला, केवल 1 और 2? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब आगे चलें? अगला प्रश्न है कि 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाना, ये तो 35वां उसमें चला गया था। 36वें में तो हमने बना ही दिया था। 22वें में था कि हम असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य मेघालय का गठन करेंगे। तो मेघालय वाला था 22वां, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि मेघालय के किन पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर स्वायत्त राज्य के गठन का प्रावधान 22वें संशोधन में था? तो गारो खासी वहाँ पर है ही हैं, तो मिजो नहीं है, नागा नहीं, मिकिरने ये वाली है। ये सब पहाड़ियाँ मैं जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।